हेलो, नमस्ते एवरीवन। आज हम डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन पर एक चैप्टर शुरू कर रहे हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, आप सभी, कि जो भी हम चीज़ें खाते हैं या पीते हैं उसका हमारी बॉडी में डाइजेशन होता है, और डाइजेशन के बाद में उसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करके उसका हमारी बॉडी एब्जॉर्प्शन करती है। एब्जॉर्प्शन एक मतलब छोटे लेवल पर होता है, जिसमें कि सारे कंपोनेंट्स को मतलब विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स में एमिनो एसिड आ जाते हैं एक तरीके से, कार्बोहाइड्रेट में जैसे अपने ग्लूकोज वगैरह, और इस तरीके से अदर शर्कराएं आती हैं, और क्या नाम से फैटी एसिड्स को है इस तरीके से एब्जॉर्ब किया जाता है बॉडी में। तो वो हम देखेंगे कि ये किस तरीके से प्रोसेस चलता है किसी भी चीज़ को जैसे हमारी बॉडी में खाया जाता है, तो वो किस तरीके से किन किन स्टेप से या किन किन पार्ट से होकर गुजरती है, और हर पार्ट्स में क्या क्या होता है, और फाइनल में उसका किस तरीके से एब्जॉर्प्शन किया जाता है। तो अब सबसे पहले हम यहाँ छोटा सा मैंने एक डायग्राम डाला हुआ है, उसको हम देख लेते हैं। कि जैसे स्टार्टिंग में है ये माउथ वाला पोर्शन है, जिसमें हमें कुछ सेलेवरी ग्लैंड्स दिखाई देती है, जिसे हम लार ग्रंथियां बोलते हैं, जिससे हमारे मुंह में लार आती है। तो वो कुछ ग्रंथियां हैं, सेलेवरी ग्लैंड्स हैं। ये टंग है, हमारी जीभ है, जो कि भोजन को या कोई भी खाने वाली चीज को जो है मूवमेंट कराने में मतलब हेल्पफुल होती है। ये एपिग्लोटिस है। फिर ईसोफेगस है। ईसोफेगस एक ट्यूब टाइप में होती है, जो कि भोजन को माउथ से और स्टमक तक लेकर जाती है। ठीक है, उसके बाद आता है स्टमक। स्टमक से आगे निकलते हैं तो फिर हमें दो ग्लैंड्स दिखाई देती हैं, एक अपना है लीवर और सेकंड है पेनक्रियास, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन वाले पार्ट में अपने जूसेस को डालते हैं। ठीक है, तो ये किस तरीके से काम करते हैं ये अपन आगे पढ़ेंगे। फिर ये है, आगे चलते हैं, आपको दिखाई दे रहा है पिंक, कुछ पिंक टाइप का एक पार्ट। ये आगे जाके स्टमक से आगे जाकर ये फिर स्मॉल इंटेस्टाइन है। फिर इसके क्या क्या पार्ट्स हैं, इसके क्या क्या रोल हैं। फिर इसके बाद ये जो दिखाई दे रहा है हमें, ये वाला पोर्शन, ये जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये वाला, और ये लार्ज इंटेस्टाइन है, और इस तरीके से ये पूरा हमारा प्रोसेस कंप्लीट होता है। नेक्स्ट। तो अब हम आते हैं कि डाइजेशन की डेफिनेशन क्या है। जो मैंने आपको बताया था, ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज इनसॉल्युबल फूड। जो भी हम खाना खाते हैं, जैसे कुछ भी है, हमारा वेजिटेबल्स हैं, हमारी रोटी वगैरह है, वो इनसॉल्युबल फूड होता है, उसको ब्रेक डाउन किया जाता है। ठीक है, किसमें? स्मॉल में और सोल्यूबल पार्ट्स में। ठीक है, वाटर सोल्यूबल फूड मॉलिक्यूल, सो दैट दे कैन बी एब्जॉर्ब इनटू द वाटरी ब्लड प्लाज्मा। ऐसा क्यों करा जाता है? क्यों? बड़े को बड़ा ही रहने दो, क्या प्रॉब्लम है? छोटे में क्यों डिवाइड किया जा रहा है? छोटे में डिवाइड करने का प्रॉफिट क्या है, कि जिससे बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, तो इट इंक्लूड्स मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मेथड। तो इसमें बॉडी हमारे दो वर्क करती है, एक मैकेनिकल वर्क करती है, सेकंड बायोकेमिकल। मैकेनिकल वर्क एक तरीके से अपन समझ सकते हैं कि जैसे भाई क्या नाम से, जैसे मशीनों में जैसे लोहा हो गया, लकड़ी हो गया, उसको हथौड़े से तोड़ा जाता है छोटे छोटे पार्ट में, जिस तरीके से तोड़ा जाता है मशीन के द्वारा, तो वो एक मैकेनिकल वर्क है। बायोकेमिकल वर्क एक तरीके से हम समझ सकते हैं कि अ, हमारे जो बॉडी में बायोकेमिकल, दो वर्ड से मिलकर बना है बायोकेमिकल। बायो मीन्स हमारे जो बॉडी में मौजूद हैं, केमिकल मतलब जो भी केमिकल्स हैं, वो किस तरीके से उस फूड पर वर्क करते हैं, और उसको छोटे स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कि जिससे हमारी बॉडी उनको एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, तो क्या क्या पार्ट्स हैं? पार्ट्स पर आते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट्स। ठीक है, जिसमें आते हैं भाई, एक तो एलिमेंट्री कैनाल आती है और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आती हैं। एलिमेंट्री कैनाल मेन पार्ट है, जिसमें होकर के फूड मतलब मुंह से लेकर और लास्ट तक हमारे किस तरीके से एक एक तरीके से वो रास्ता है जिससे वो गुजरता है खाना। ठीक है, उसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। और इसके साइड में कुछ ग्लैंड्स होती हैं। ठीक है, ग्लैंड्स में मेनली आप जानते ही अच्छे तरीके से, लीवर होते हैं, पेनक्रियाज होती हैं। ठीक है, तो ये जो मेन ग्लैंड होती हैं ये साइड में होती हैं, और ये कुछ हेल्प करती हैं। ठीक है, तो मेन रोड हो गया अपना एलिमेंट्री कैनाल, और उसके साइड वाले रोड हो गए डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है,
तो एलिमेंट्री ट्रैक्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ द बकल कैविटी। तो बकल कैविटी का मतलब है अपना माउथ, ठीक है, जिसमें माउथ में टीथ आ गया और अपने क्या नाम से टंग आ गई, ठीक है। उसके आगे फेरिंग्स है, ठीक है, जो ये वाला हिस्सा होता है ये फेरिंग्स है। फिर इसोफेगस है। इसोफेगस जो मैंने आपको बताया था ट्यूब लाइक एक स्ट्रक्चर होती है जो कि अपने माउथ को अपने स्टमक से जोड़ती है। फिर इसके बाद स्टमक है, एक बड़ा थैलीनुमा पार्ट होता है, एंड स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद रेक्टम और एनस होते हैं, ठीक है। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में मैंने आपको बताया साइड में ग्लैंड्स होती हैं, जैसे माउथ में अगर लें हम सेलेवरी ग्लैंड्स होती हैं। फिर स्टमक के बाद अपन देखें तो लीवर है, और उसके साइड में ही फिर पैनक्रियाज है। लीवर के साथ में गॉल ब्लैडर होता है, जिसमें लीवर के जूस जो है वो इकट्ठे होते हैं, और फिर गॉल ब्लैडर उनको स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है रिलीज करता है। तो एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट पार्ट अपन देखते हैं बकल कैविटी। बकल कैविटी द ओरल कैविटी हैज टीथ, टंग एटसेट्रा। हमने पढ़ा कि उसमें दो मेन पार्ट हैं, टीथ होते हैं और टंग होते हैं। टीथ पर आते हैं। टीथ के हम स्पेसिफिकेशन देखेंगे कि इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो टीथ में सबसे पहले देखते हैं हम डाइफोडोंट होते हैं, मतलब दांत के दो सेट होते हैं। दो सेट का मतलब क्या है, अब आप कहोगे सर दो सेट कैसे। दो सेट का मतलब है कि हमारे दो तरह से दांत आते हैं, एक जो बचपन में दूध के दांत जिन्हें बोलते हैं, और दूसरे जो अपने जिंदगी भर रहते हैं, ठीक है। तो मिल्क और डेसिडुअस दांत कहते हैं, और सेकंड जो होते हैं वो हैं परमानेंट टीथ, ठीक है। परमानेंट हमारे ताउम्र रहते हैं, उसके बाद जो है दोबारा दांत नहीं आते, सेकंड वाले होते हैं वो। सेकंड है हमारा थीकोडोंट, ठीक है। थीकोडोंट का मतलब क्या है, टीथ आर एम्बेडेड इन द सॉकेट ऑफ द जॉ बोन्स, जो हमारी जबड़े की जो हड्डी है उसके अंदर एक तरीके से फिट होते हैं, ठीक है। तो इस चीज को बोला जाता है थीकोडोंट, ओके। तो ये हो गया। थर्ड है फिर हीटेरोडोंट होते हैं। हीटेरोडोंट का मतलब क्या है, हीटेरोडोंट मतलब हो गया, डोंट यहाँ पे दांत से मतलब है, हीटर मतलब होता है डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। कहीं भी आप अगर हीटर का वर्ड यूज करते हैं तो वहां पर हम उससे सीधा सीधा मीनिंग ले सकते हैं कि यहाँ पर यहाँ का मतलब है डिफरेंशिएशन से, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ हैं, जिसमें इंसीजर्स हैं जो सामने वाले होते हैं, कैनाइंस हैं इसके बाद वाले। कैनाइंस आपने देखा होगा बिल्ली और शेर वगैरह, या कोई ऐसे जो मांसाहारी जो जानवर होते हैं या कोई भी होते हैं, उनमें बाहर जो निकले हुए होते हैं उनको बोलते हैं कैनाइंस बोलते हैं। प्रीमोलर उसके बाद जो प्रीमोलर होते हैं, और मोलर होते हैं अपने लास्ट के जो दांत होते हैं उनको मोलर्स कहा जाता है। यहीं पर एक चीज आती है विजडम टीथ, जिसे हम कहते हैं भाई क्या बोलते हैं, अक्कल दाढ़ बोलते हैं हमारे देसी भाषा में, जिसे विजडम टीथ लास्ट मोलर इन ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो ये जो है लास्ट मोलर होता है हमारे ह्यूमन में, और ये एक तरीके से वेस्टिजियल पार्ट है। हमारे बॉडी में बहुत सारे वेस्टिजियल पार्ट होते हैं जो पहले कभी हो सकता है काम आते हो, लेकिन आज की डेट में वो इस तरीके से मतलब ज्यादा काम के नहीं है, तो इन्हें वेस्टिजियल पार्ट की श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं मिल्क टीथ। मिल्क टीथ होते हैं 20 और परमानेंट टीथ होते हैं हमारे 32, आप अच्छी तरह जानते हैं। 20 दांत होते हैं, 20 दांत होते हैं, 10 अपर जा में, 10 लोअर जा में, ठीक है। तो बिगिन टू इरप्ट व्हेन चाइल्ड इज अबाउट 6 मंथ ओल्ड एंड बाय अबाउट 24 मंथ्स। तो 6 मंथ पर लगभग आना शुरू हो जाते हैं बच्चे के, और ये लगभग रहते हैं 2 साल तक, ठीक है। 2 से 3 साल तक रहते हैं, फिर ये उखड़ने लग जाते हैं, और फिर जो है उनके स्थान पर नए दांत शुरू आने लग जाते हैं। परमानेंट टीथ 32 होते हैं, 16 अपर जा में, 16 लोअर जा में, आप काउंट कर सकते हैं इजीली शीशे के सामने खड़े होकर। रिप्लेस द मिल्क टीथ इन 6th ईयर, और ये 6th ईयर में पूरी तरीके से उनको रिप्लेस करना शुरू कर देते हैं। टोटली रिप्लेस एट द एज ऑफ 24, और 24 पर आकर जिसको हम बोलते हैं अक्ल दाढ़ या दाढ़ जो होती हैं वो पूरी तरीके से रिप्लेस कर दी जाती हैं एट द एज ऑफ 24। अब आता है डेंटल फॉर्मूला की सर ये तो बता दिया आपने कि भाई ऊपर होते हैं हमारे क्या नाम से 10 होते हैं मिल्क टीथ, और क्या नाम से परमानेंट टीथ होते हैं वो 16 होते हैं। लेकिन ये किस तरीके से होते हैं, कौन कौन से दांत, कितने टाइप के जो दांत हैं वो कितने कितने होते हैं, उसके लिए हम देखिए, उसके लिए अपना फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला पूरा देखें हम, फॉर्मूला बाद में देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि 8 इंसीजर्स होते हैं, 4 कैनाइंस होते हैं, और 8 मोलर्स होते हैं। तो फॉर्मूला होता है 2102। अब आप सर कहोगे 2102 क्या आ गया, यहाँ 2 का मतलब है इंसीजर्स, ठीक है।
और 1 का मतलब है कैनाइंस, ठीक है। 0 का मतलब है भैया, 0 का क्या मतलब है? 0 का मतलब है कि बच्चा होता है उसमें क्या नाम से प्रीमोलर दांत नहीं होते हैं, मोलर आते हैं, और मोलर वो होते हैं वो नंबर में 2 होते हैं, ठीक है। 2102 ये फॉर्मूला हो गया, तो आप इसको याद कर सकते हैं। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ठीक है। 2102, तो 2102 अगर हम इनको अलग अलग करके ऐड करें, 2 + 1 + 0 + 2, तो इनका नंबर होता है 2 + 1 = 3, 3 + 2 = 5, 5। अब आप कहोगे तो 5 हुए, जबकि मिल्क टी टोटल नंबर ऑफ होते हैं 20, तो 5 का मतलब है कि 5 इस पोर्शन में, 5 इस पोर्शन में, 5 इस पोर्शन में, 5 इस पोर्शन में, 5 5 5 5, टोटल नंबर ऑफ टीथ, मिल्क टीथ = 20, ठीक है। सेम फार्मूला होता है परमानेंट टीथ का, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ टीथ बढ़ जाते हैं, तो ये हो गए टोटल नंबर ऑफ 32। 32 में 8 8 8 8, ठीक है। अब हम इनको कैसे डिफाइन करेंगे, तो इनका फार्मूला हो जाता है 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3। अगर इनको हम ऐड करें 2 + 1 + 2 + 3, 2 + 1 = 3, 3 + 2 = 5, 5 + 3 = 8, ठीक है। आपके अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ये टोटल नंबर हो गए 8, 8 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 पेयर 1 2 3 4 = 32, 32 अपने पूरे दांत हो जाते हैं, ठीक है। 12 teeth, 8 premolar and 4 molar are monophyodont, teeth which grown once in time। ये ऐसे होते हैं कि जो अपने लाइफ में एक बार ही आते हैं, ठीक है। बाकी जो जो अदर परमानेंट टीथ होते हैं, इनको छोड़कर वो मिल्क टीथ को रिप्लेस कर कर आते हैं, ठीक है। डेंटिन, दांत की स्ट्रक्चर आपने देखी है, तो दांत को अगर अपन जैसे ऐड वगैरह, टीवी ऐड वगैरह में काफी बार दिखाते हैं, तो आप देखते हैं कि उसमें ऊपर का पोर्शन दिखाते हैं। अगर आपने ऐड को ढंग से गौर किया हो, किसी भी ऐड को, दांत वाले ऐड को या टूथपेस्ट के ऐड को, तो उसमें एक, या फिर आप नेट पर भी सर्च कर सकते हैं, तो हम देखेंगे कि जो है दांत में एक ऊपर वाइट पार्ट होता है और अंदर एक पिंक पार्ट दिखाते हैं, जिसमें ब्लड वेसल्स टाइप में ऐसे दिखाई देती हैं। तो जो ऊपर का जो पार्ट होता है, जो ऊपर का जो हमें दिखाई देता है, इसको इनेमल बोला जाता है, और ये हमारे ह्यूमन बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट होता है। अगर आप जानते हो तो इसे याद रख लीजिए। इनेमल इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। डेंटिन, इसके नीचे आता है डेंटिन फॉर्मिंग सेल्स, ओडो ओडोंटोब्लास्ट्स, ठीक है। ओडोंटोब्लास्ट हमारे बॉडी में वो सेल्स होती हैं जो डेंटिन फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं। हमारी बॉडी में हर पार्ट के लिए कुछ सेल्स रेस्पॉन्सिबल होती हैं, जो आगे चलकर उस पार्ट का फॉर्मेशन करती हैं। तो अगर हम कहें कि भाई डेंटिन सेल्स किसके द्वारा बनाई जाती हैं, तो वो है ओडोंटोब्लास्ट्स। इनेमल, तो इनेमल किसके द्वारा बनाया जाता है? इनेमल बनाया जाता है एमिलोब्लास्ट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दांत का पार्ट पूरा। अगर आपको कोई क्वेरीज हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको, और कोई भी अगर आपकी क्वेरी होगी तो हम आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। अब आते हैं हम टंग पर। टंग, टंग में फर्स्ट पॉइंट है फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन। आप देख सकते हैं कि हमारे टंग है वो फ्रीली मूवेबल है, ठीक है। उसका जो आगे वाला पार्ट है वो फ्रीली मूवेबल है, हम उसको किधर भी मूवमेंट कर सकते हैं। वो उसके कई बार मतलब उसको इस तरीके से बनाया है कि वो यूज भी आती है। दांतों में कुछ फंस जाए तो हम उससे निकाल भी सकते हैं, और जो है दांतों की सफाई के भी काम आती है। मस्कुलर ऑर्गन है, एक मसल्स से बना हुआ ऑर्गन है, ओके। अटैच टू द फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी। अगर आपने देखा है तो हमारी जीभ पीछे की तरफ जो है ओरल कैविटी से जुड़ी हुई है। अब ये जो जिस पार्ट से जुड़ी हुई है उसे बोला जाता है फ्रेन्यूलम, ओके। पेपाइल, ठीक है, पेपिली, सॉरी, पेपिली, सम स्मॉल प्रोजेक्शन ऑन द अपर सरफेस ऑफ टंग, 4 टाइप्स, ठीक है। पेपिली होते हैं जो हमारे टेस्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे, जीभ को गौर से देखिए शीशे में साफ करके बिल्कुल, तो आपको छोटे छोटे उभार दिखाई देंगे हमारे टंग पर, ठीक है, जिन्हें पेपिली कहा जाता है। ये 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है, जिसमें है फिलीफॉर्म पेपिली, ये स्मॉलेस्ट होते हैं लेकिन सबसे ज्यादा नंबर में होते हैं। वेलेट पेपिली लार्जेस्ट होते हैं। फंजीफॉर्म पेपिली होते हैं, ये सबसे कम नंबर में होते हैं। और फॉलिएट पेपिली होते हैं,
ये ह्यूमन टंग में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। ये जैसे एनिमल्स वगैरह और इनमें मौजूद होते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो कि हम देख रहे थे, अब आता है फेरिंग्स, ठीक है। जो यहाँ पोर्शन होता है इसे फेरिंग्स बोला जाता है। तो फेरिंग्स के चार पार्ट हैं। ओरोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स जो माउथ के बाद जो लैरिंग्स से कनेक्ट होता है उसे बोला जाता है ओरोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स जो नाक वाला जो पोर्शन पीछे जाके जो यहाँ पर कनेक्ट होता है फेरिंग से, उसको बोला जाता है नेजोफेरिंग्स, ओके। यूस्टेचियन ट्यूब है जो कि नेजोफेरिंग्स को मिडिल ईयर से कनेक्ट करता है, ठीक है। इस तरीके से आपने देखा होगा, अपन ज्यादा मिर्ची खाते हैं ज्यादा इस तरीके से तो कान भी झल्लाने लग जाते हैं और जो है हमारे सारा जो है नाक में पानी आने लग जाता है। तो ये सब कुछ कनेक्टेड है। तो ये हो गया इस तरीके से यूस्टेचियन ट्यूब। फिर है लैरिंगोफेरिंग्स, ये जो है ओपनिंग है किसकी, लैरिंग्स की, ओके। नेक्स्ट पार्ट जो कि इंपॉर्टेंट है, हमने बकल कैविटी देखा। बकल कैविटी के बाद में अपने लैरिंग्स देखा। लैरिंग्स एक तरीके से कनेक्टर है बकल कैविटी का और क्या नाम से, ईसोफेगस। तो ईसोफेगस पे आते हैं। ईसोफेगस एक तरीके से मेनली माउथ को स्टमक से जोड़ती है, जैसे हमें वीडियो इसमें पिक में साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब जैसे नाक में से डाली जाती है, कई बार ट्यूब पेशेंट्स होते हैं उनके डाली जाती है, तो ईसोफेगस में जाती है। ये कोई ट्यूमर है, रेडियोएक्टिव सोर्स है और ये स्टोमक में इस तरीके से यहाँ पर पहुंचती है। कोई भी जैसे नली वगैरह डाली जाती है कई बार खाने के लिए या इस तरीके से, तो इसका यही पैटर्न होता है, ठीक है। ईसोफेगस के ईसोफेगस लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। आप लगभग अंदाजा लगा सकते हैं, यहाँ से और यहाँ तक है, ठीक है। मैं बोलूँ यहाँ तक आप देख सकते हैं, ये पूरा है 25 सेंटीमीटर लंबी है ये जो है। इसके तीन पार्ट हैं। सर्वाइकल पार्ट है जो गर्दन के पास होता है अपना, थोरेसिक पार्ट है जो थोरैक्स के पास होता है जो, ठीक है, और एब्डोमिनल पार्ट होता है जो पेट के पास होता है, ठीक है। ओके, थैंक यू।